अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अगर तुमने मुझसे ताउन किया होता तो तुम्हें दिलावर हुसैन के हवाले करने की ज़रूरत ही पेश ना आती, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, अब तुम शुरू हो जाओ। आइंदा 10 मिनट में खादिम हुसैन ने मुझे जो कहानी सुनाई उसका खुलासा कुछ इस तरह से था। वो सिद्दीक के कातिल के बारे में कुछ नहीं जानता था। हनीफ के खेतों से निकलकर आने वाली बात उसने साईं बाबा के हुक्म पर कही थी। वो साईं बाबा से गहरी अकीदत रखता था और रोज़ाना उसकी खिदमत में हाजिरी दिया करता था, क्योंकि साईं बाबा इसकी नासरा को मिलाने के लिए ख़ास अमल कर रहा था। इस अमल में उसने खादिम हुसैन को एक कशमाती तावीज़ भी दे रखा था। साईं बाबा ने राजदाराना अंदाज में खादिम हुसैन को कह रखा था कि अचानक गायब हो जाए तो खादिम हुसैन उससे मिलने सीधा फतेहगढ़ आ जाए, वगैरह वगैरह। इसके खामोश होने पर मैंने पूछा, जब साईं बाबा ने हनीफ के हवाले से तुम्हें झूठ बोलने के लिए कहा तो तुम्हारे जहन में क्या आया था? कुछ भी नहीं जनाब, वो बड़ी सादगी से बोला। मैं यही समझा था कि शायद ये इनके किसी पुरस्कार अमल का तकाजा है। वो नासरा को मेरी ज़िंदगी में शामिल करने वाले थे। बस जनाब, मेरा सारा ध्यान इसी बात पर लगा हुआ था। इन लम्हात में मेरा दिल खादिम हुसैन की अकल पर मातम करने को चाह रहा था, लेकिन मैंने कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए आम से लहजे में पूछा, और अब तुम्हारा क्या ख्याल है? वो हवनकों के मानद मुझे तकते हुए बोला, किस बारे में जनाब? इसके इस्तफसार पर मैं खून के घूंट पीकर रह गया और उखड़े हुए लहजे में पूछा, क्या इस वक्त तुम्हें हीर रांझा या शीरी फरात की कहानी सुना रहा हूँ क्या मैं? नहीं जनाब, हम तो साईं बाबा की बात कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साईं बाबा के बारे में ही पूछ रहा हूँ, मैंने डांट आमेज अंदाज में कहा। तुम्हें लगता है कि दिलावर हुसैन ने ठीक तरह से तुम्हारी आवभगत नहीं की। मैं सोच रहा हूँ आज की रात में तुम्हें दिलावर हुसैन को मुकम्मल तौर पर सौंप देता हूँ, बाकी की बातें हम कल सुबह कर लेंगे। नहीं सरकार नहीं, वो दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत रेज लहजे में बोला। आप जो पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। खुदा के लिए मुझे हवलदार के सुपुर्द नहीं करना। वो इंसान की शक्ल में जहन्नम का दरोगा है थानेदार साहब। ठीक है, मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल कर लेता हूँ, मैंने फराग दिलाना अंदाज में कहा, लेकिन अब कोई गलती नहीं करना वरना मैं मजबूर हो जाऊँगा। तुम मेरी बात समझ गए हो ना? वो जल्दी से बोला, जी जी थानेदार साहब। सिद्दीक की गर्दन कटी लाश जिस खेत से मिली, इस मकाम के हवाले से साईं बाबा ने तुम्हें झूठ बोलने को कहा था कि तुमने वक़ुआ की रात हनीफ को इस खेत से निकलते देखा था, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठोस लहजे में कहा। क्या तुम्हें ये पता नहीं लगता कि साईं बाबा किसी न किसी हवाले से सिद्दीक के कत्ल में मुलव्विस है? पूरा वारिस नगर दोनों भाइयों के तनाज़ात से वाकिफ है, और चंद रोज़ पहले सिद्दीक ने हनीफ की बड़े बेरहमाना अंदाज में धुलाई भी की थी। साईं बाबा ने इस नुक्ते को जहन में रखकर तुमसे गलत बयानी करने को कहा था, ताकि सिद्दीक के कत्ल का शुबा हनीफ की तरफ चला जाए। मैं क्या कह सकता हूँ थानेदार साहब, वो अजीब से शिकत खुर्दा लहजे में बोला। मैं साईं बाबा की ज़ात पर शक नहीं कर सकता, वो बहुत अजीम इंसान है। मैं इनके खिलाफ सोचकर खामखा खुद को क्यों गुनहगार करूँ? ये होती है अंधी अकीदत। ये खादिम हुसैन इस ढोंगी साईं बाबा के खिलाफ सोचने को भी गुनाह अजीम तसव्वुर कर रहा था। इस किस्म के डब्बा पीरों की कामयाबी का यही राज है कि वो सादा लोग ज़रूरतमंदों और परेशान हाल लोगों की आंखों पर अपनी अकीदत की दबीज़ पट्टी बांध देते हैं, फिर वो अपने इरादतमंदों की जान से खेलें या माल से या फिर इज्जत से, इनके रास्ते में कोई नहीं आता। ठीक है, तुम खुद को गुनाहगार ना करो, मगर मैं खामोश होकर नहीं बैठ सकता, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। आज की रात तुम सरकारी मेहमान हो, कल हम दोनों एक साथ फतेहगढ़ रवाना हो जाएंगे। फतेहगढ़ क्यों जनाब? वो बौखलाहट आमेज़ अंदाज में बोला। थोड़ी देर पहले तुमने ही तो बताया कि साईं बाबा ने तुमसे कह रखा था कि अगर वो अचानक कहीं गायब हो जाए तो इससे मुलाकात के लिए तुम फतेहगढ़ चले आना, मैंने इसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए मोतदिल अंदाज में कहा। इस वक्त साईं बाबा हम दोनों की ज़रूरत है। तुम इसकी मदद से अयूब अली की मिसले हूर बेटी नासरा को हासिल करना चाहते हो, और मैं उसकी दुम में नमदा फिट करके सिद्दीक के कातिल की गर्दन नापने का इरादा रखता हूँ। इस सूरत हाल में हम दोनों पर फतेहगढ़ यात्रा वाजिब हो चुकी है खादिम हुसैन।
इसके चेहरे पर उलझन नमूदार हुई। मुझे इसकी आंखों में हर दर्जा बेचैनी दिखाई दी। मैंने कड़े लहजे में इस्तफसार किया, क्या हुआ खादिम हुसैन? फतेहगढ़ का जिक्र सुनकर तुम्हारे हवास मख्तल क्यों हो गए हैं? तुम यकायक मुझे सदियों के बीमार नजर आने लगे हो। आखिर माजरा क्या है? जनाब, फतेहगढ़ जाने का कोई फायदा नहीं, वो ड्रामाई अंदाज में बोला। साईं बाबा हमें वहां नहीं मिलेगा। बात के इख्तिताम पर वो निगाह चुराकर दूसरी जानिब देखने लगा। तुम किस बुनियाद पर इतनी बड़ी बात कर रहे हो? मैंने सनसनाते हुए लहजे में पूछा। क्या साईं बाबा ने अभी तुमसे रूहानी राब्ता करके तुम्हें इस बारे में बताया है? नहीं जी, वो हिचकिचाहट भरे अंदाज में बोला। बात दरअसल ये है कि इसने मेरे शक की तस्दीक करते हुए कहा, मैं परसों फतेहगढ़ गया था साईं बाबा से मिलने, फिर इससे तुम्हारी मुलाकात हुई? नहीं जनाब, इसने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया। साईं जी ने मुझसे कहा था कि जब भी मुझे इनसे मिलना हो तो मैं फतेहगढ़ पहुंचकर एजाज मुगल के बारे में पूछूं। ये बंदा मुझे इन तक पहुंचा देगा। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि फतेहगढ़ में एजाज मुगल नाम का तो कोई बंदा रहता ही नहीं, और इस गांव के वसनीकों में से कोई साईं बाबा को भी नहीं जानता। तो तुम 15 अक्टूबर की दोपहर अपनी मासी सफिया से मिलने नूरपुर नहीं गए थे? मैंने खा जाने वाली नजर से उसे घूरा। तुमने मुझसे और इससे पहले अपने बूढ़े वालिदैन से झूठ बोला था। गलती हो गई माई बाप, वो अपने चेहरे पर मिस्कीनियत तारी करते हुए बोला। अब मैं भी आपसे गलत बयानी कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दें। आइंदा तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा, मैंने वाशिगाफ अल्फाज में कहा। लेकिन अभी तक तुमने मुझे जो चक्कर दिए हैं इनका हिसाब तो अभी होना ज़रूरी है। वो मेरे हतमी और संगीन अंदाज को देखते हुए खौफजदा हो गया, फिर सहमे हुए अंदाज में बोला, कहीं आप मुझे उसी हवलदार के सुपुर्द करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? क्या तुमने अपने दिमाग में अभी तक कोई ऐसी बात छुपा रखी है जो तुम्हारे साईं बाबा सिद्दीक से किसी किस्म का ताल्लुक रखती है? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। नहीं सरकार, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। फिर तो हवलदार का काम नजर नहीं आता, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारा मुर्शिद तुम्हें मामू बनाकर कहीं गायब हो गया है। जब तक वो मेरे हत्थे नहीं चढ़ जाता तुम सरकारी मेहमान ही रहोगे, अलबत्ता तुम्हारे साथ किसी किस्म की सख्ती नहीं बरती जाएगी। उसने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की, फिर तशवीश आमेज लहजे में बोला, मैं उधर थाने में बंद रहूंगा तो मेरे अम्मा अप्पा को मेरी फिक्र होगी, और पिंड वाले भी मेरे बारे में तरह तरह की चेमगोइयाँ करेंगे। जब नासरा को पता चलेगा कि मैं पुलिस की हिरासत में हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगी कि तुमसे जान छूटी, मैंने दिल में कहा, फिर जबान से पूछा, बस इससे आगे? जी आप क्या कह रहे हैं? वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मैंने कहा, तुम नासरा पर रुक क्यों गए? मैंने वजाहत करते हुए कहा, यह भी तो सोचो कि नासरा से तुम्हारे 6 बच्चे पैदा होंगे, वो अपने बाप के काले करतूतों के बारे में क्या ख्याल करेंगे, और फिर इनकी औलादें अपने नाना और दादा को किस कुमाश का इंसान समझेंगी। आप मजाक कर रहे हैं ना? वो शर्मसार होते हुए बोला। क्या हमारे दरमियान मजाक का जैसा कोई रिश्ता है? मैंने उसे आड़े हाथों लिया। नहीं, वो जल्दी से बोला, बस मुझे ऐसा लगा था। तुम वारिसनगर के वसनीकों की परवाह ना करो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो जो सोचते हैं इन्हें सोचने दो, अलबत्ता अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढते हुए थाने पहुंच गए तो मैं इन्हें समझा दूंगा कि फिक्रमंदी वाली कोई बात नहीं, मैंने एक ज़रूरी काम से तुम्हें थाने में रोक रखा है। वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला, क्या वाकई? मैंने इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला, आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं थानेदार साहब? साईं बाबा की शनाख्त का काम, मैंने एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा। वह हैरत भरी उलझन से मेरा मुंह तकने लगा। एक बात का मुझे बखूबी अंदाजा हो गया था कि खादिम हुसैन का सिद्दीक के कत्ल से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था। वो अपनी बेवकूफ़ी नुमा सादगी के बायस साईं बाबा जैसे शातिर इंसान के हाथों का खिलौना बन गया था। अब तक मैंने जो तहकीक और तफ्तीश की थी, इसकी रोशनी में साईं बाबा का किरदार सबसे ज़्यादा मशकूक और पुरअसरार नजर आता था। वो चंद माह पहले कहाँ से आया था, ये बात किसी को मालूम नहीं थी। वो अचानक कहाँ गायब हो गया था, इस बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता था, हत्ता कि कोई एक शख्स भी इसके नाम से वाकिफ नहीं था। फिर इसका खादिम हुसैन से झूठ बुलवाना और उसे अपने बारे में गलत मालूमात फराहम करना भी इसी जानिब इशारा करता था कि वो कोई शरीफ इंसान हरगिज हरगिज नहीं था। अगर कोई शख्स शरीफ ना हो तो फिर लामहला वो बदमाश हुआ करता है, और मुझे इसी बदमाश की तलाश थी।
एक हकीकत मेरे इल्म में आ गई थी कि खादिम हुसैन ने नासरा के चक्कर में साईं बाबा की सबसे ज़्यादा खिदमत की थी, यानी वो अपने मुर्शिद के बहुत करीब रहा था। इस नुक्ते को जहन में रखते हुए मैंने सपहर में एक पुलिस एहलकार को भेजकर सरकारी मुसव्विर को बुला लिया। नजीबुल्ला नामी इस मुसव्विर से मैं पहले भी एक केस में काम ले चुका था। मैंने नजीबुल्ला और खादिम हुसैन को एक कमरे में बिठाया। नजीबुल्ला अपने फ़न में यदे तूला रखता था। खादिम हुसैन इसे साईं बाबा के खालोखत के बारे में बताने लगा। नजीबुल्ला कागज पर कलम चलाते हुए खादिम हुसैन से मुख्तलिफ सवाल भी करता जा रहा था। इन दोनों की 2 घंटे की कारी मेहनत के बाद साईं बाबा का एक ऐसा स्केच वजूद में आ गया जिसे देखकर खादिम हुसैन बेसाख्ता बोल उठा, अरे ये तो हूबहू साईं बाबा ही है। मैंने एक इत्मीनान की सांस ली। अब मेरे हाथ में एक ऐसी चीज़ आ गई थी जिसकी मदद से मैं साईं बाबा को बनिस्बत ज़्यादा आसानी से तलाश कर सकता था। मैंने नजीबुल्ला को रुखसत किया तो तालिब हुसैन और खतीजा बीबी एक टांगे पर सवार होकर अपने फर्जंदे अर्जुमंद की खबरगिरी के लिए थाने पहुंच गए। मैंने खादिम हुसैन से एक अहम काम ले लिया था, लिहाजा इसे खामखा हवालात में बंद रखने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसे इसके वालिदैन के साथ घर जाने की इजाज़त दे दी। ताहम खादिम हुसैन के रुखसत होने से पहले मैंने 2 अहम काम कर डाले। मैंने कांस्टेबल सुलेमान अहमद को अपने पास बुलाया और गहरी संजीदगी से कहा, सुलेमान, मैं खादिम हुसैन को छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसकी कड़ी निगरानी भी ज़रूरी है। अभी ये मुकम्मल तौर पर शक के दायरे से बाहर नहीं निकला। आपका जो हुक्म मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुमने सादा लिबास में खादिम हुसैन का साया बन जाना है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम अभी वारिस नगर की जानिब रवाना हो जाओ। तुम्हें खादिम हुसैन से पहले वहां पहुंचना है। मैं आधे घंटे के बाद इसे जाने की इजाज़त दूंगा। आधा घंटा मेरे लिए बहुत है मलिक साहब, वो पुरएतमाद अंदाज में बोला। आप फिक्र न करें, मैं इस बंदे की तमाम सरगर्मियों पर निगाह रखूंगा। शाबाश। मैंने सताइशी नज़र से इसकी तरफ देखा और कहा, किसी भी सूरत में तुमने खादिम हुसैन को इस गांव से बाहर नहीं जाने देना। इस सिलसिले में किसी जोर जबरदस्ती से भी काम लेना पड़े तो तुम्हें मेरी जानिब से खुली छुट्टी है। समझ गया जनाब, वो ठोस अंदाज में बोला। सुलेमान के जाने के बाद मैंने खादिम हुसैन को अपने कमरे में तलब कर लिया। इसके माँ बाप बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। मैंने अभी खादिम हुसैन को इनसे मिलने नहीं दिया था। वो मेरे पास आया तो मैंने गंभीर अंदाज में कहा, तुम्हारे माँ बाप या वारिस नगर के किसी वसनीक को ये खबर नहीं कि हवालात में तुम्हारे साथ क्या गुजरी है। तुम अभी बाहर जाकर किसी से इन मामलात का जिक्र नहीं करना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? चंगी तरह समझ रहा हूँ थानेदार साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। मुझे तुम्हारी बात का यकीन उस वक्त आएगा जब तुम बंदे दा पुत्र बनकर दिखाओगे, मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा। यह ना समझना कि मैं तुम्हारी तरफ से अपनी आंखें बंद कर लूंगा। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, वो गहरी संजीदगी से बोला। ठीक है, अब तुम अपने वालिदैन के साथ घर जा सकते हो, मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ कर कहा। मैं ये बात अच्छी तरह जान चुका हूँ कि तुम्हें कोई काम काज तो है नहीं, लिहाजा वारिस नगर में आवारागर्दी करते हुए तुम्हें अपनी आंखें और कान पूरी तरह खुले रखना होंगे। अगर तुम्हें साईं बाबा का कोई सुराग मिले तो पहली फुर्सत में मुझे आकर बताना है। जी ठीक है, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला। मैंने आपके हुक्म को अपने दिमाग में महफूज कर लिया है। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा और उम्मीद है आप भी मुझे मायूस नहीं करेंगे। इसके इशारे को समझने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने हाथ की मखसूस हरकत से उसे तसल्ली दी। नासरा के मौजू पर हम बाद में बात करेंगे। वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। अगली सुबह मैंने कांस्टेबल को शहर भेजकर खादिम हुसैन के मुर्शिद के स्केच की निस्फ दर्जन कॉपियां बनवाईं और नूरपुर, चमनाबाद, फतेहगढ़ के अलावा आले दुआले के दूसरे गांव देहात में साईं बाबा की तलाश का काम शुरू करवा दिया। दिन पर दिन और महीने पर महीने गुजरने लगे, हत्ता कि नया साल भी शुरू हो गया, लेकिन मैं तलाशी बिसियार के बावजूद भी साईं बाबा के घर तक को नहीं पा सका था। यही बात समझ में आ रही थी कि वो शैतान अपना काम करने के बाद किसी दूर दराज के ज़िले की तरफ निकल गया था। सिद्दीक मर्डर केस ने मुझे हद दर्जा मायूस किया था। मैं जहनी दबाव में रहने लगा था। अपनी नाकामी के बारे में सोच सोच कर मेरा सर दुखने लगता था और आसाब तो हर लम्हा तार के मानिंद तने रहते थे।
मुझे यही फिक्र महसूस होने लगी थी कि सिद्दीक की मौत एक मुअम्मा बनकर महकमा जाती फाइलों के पेट में जा छुपेगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अल्लाह का मुझ पर एक ख़ास करम है कि मैं बदतरीन हालात में भी इसकी रहमत से नाउम्मीद नहीं होता। ये ठीक है कि ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में मैं इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में सुरखरू नहीं हो पाया था, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में ये यकीन जागज़ी था कि कभी न कभी और कहीं न कहीं कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। और फिर वाक़ियतन ऐसा हो भी गया। वो माह मार्च का आखिरी अशरा था। मौसम बहार का आगाज़ हो चुका था। एक रोज़ मैं थाने में बैठा रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि एक कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया, मलिक साहब, खादिम हुसैन आपसे मिलने आया है। कौन खादिम हुसैन? गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकला। वो जिसकी शक्ल लंगूर जैसी है। कांस्टेबल ने मेरी याददाश्त को रिफ्रेश करते हुए बताया, 4-6 माह पहले आपने सिद्दीक के कत्ल के सिलसिले में उसे थाने बुलाकर उसकी खूब छितरौल की थी। हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने कहा, भेजो इसे मेरे पास। कांस्टेबल मुझे सलूट मारने के बाद रुखसत हो गया। 2 मिनट के बाद नासरा का आशिक खादिम हुसैन मेरे सामने हाजिर हो गया। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने उससे पूछा, इस तरफ कैसे आना हुआ खादिम हुसैन? थानेदार साहब, आज से लगभग 6 माह पहले आपने मेरे ज़ुम्मे एक काम लगाया था। वो दबे दबे जोश के साथ बोला, मैं इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। मैं सीधा होकर बैठ गया और उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, क्या तुमने साईं बाबा का सुराग पा लिया है? मुझे ऐसा ही लगता है थानेदार साहब, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, लेकिन मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ है। मुझे खुलकर बताओ कि मामला क्या है। चंद रोज़ पहले सिद्दीक मरहूम की बेवा कुलसुम ने शादी कर ली है, तो इसमें ऐसी परेशानी वाली कौन सी बात है? मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही सरसरी अंदाज में कहा, इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद वो किसी से भी शादी करने का हक रखती है। क्या तुम इस वजह से उलझ रहे हो कि ये कुलसुम की तीसरी शादी है? नहीं जनाब, वो अपनी गर्दन को नफ़ी में झटकते हुए इसरारी लहजे में बोला, कुलसुम की इद्दत या उसके हक का मामला नहीं है ये। तो फिर अब मेरे उलझने की बारी थी। तुम्हारी परेशानी का सबब क्या है खादिम हुसैन? आरिफ जट, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, मैं इस बंदे की वजह से बहुत ज़्यादा उलझ कर रह गया हूँ। इसकी आंखें बिल्कुल साईं बाबा जैसी हैं और कुलसुम ने शादी इसी आरिफ जट से की है। आरिफ जट के नाम से मेरे जहन में रोशनी का एक तेज़ झमाका हुआ और फ़ौरन से पेशतर मुझे याद आ गया कि कुलसुम ने मुझसे इस बंदे का जिक्र किया था। उसने मुझे बताया था कि बकुआ की शाम से थोड़ी देर पहले सिद्दीक अपने एक दोस्त आरिफ जट से मिलने चमनाबाद गया था। क्या कुलसुम के तीसरे शौहर आरिफ जट का ताल्लुक मौजा चमनाबाद से है? मैंने खादिम हुसैन से पूछा। अब तो जनाब कुलसुम का ताल्लुक भी चमनाबाद ही से है, वो मायना खेज लहजे में बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए बोला, कुलसुम ने वारिस नगर वाली ज़मीन और घर बेच डाला है और अपने दोनों बच्चों को लेकर आरिफ जट के साथ चमनाबाद चली गई है। खादिम हुसैन की इंकिशाफ अंगेज कहानी। इसके साथ ही मुझे कुलसुम का अजीब सा अंदाज भी याद आने लगा। इस तमाम अरसे में कुलसुम ने वो सरगर्मी नहीं दिखाई थी जो किसी बेवा का खासा होती है। वो अपने शौहर की अलमनाक मौत पर रंजूर तो थी, ताहम उसकी अफसरदगी में गहराई या गहराई मुझे नज़र नहीं आई थी। अगले ही लम्हे मेरे जहन में एक ख़तरनाक सवाल ने सर उठाया, तो क्या सिद्दीक की मौत में कुलसुम का भी हाथ है? आप किस सोच में गरक हैं थानेदार साहब? खादिम हुसैन की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। मैंने सूरत हाल को संभाला देते हुए बड़े एतमाद से कहा। मेरा इशारा आरिफ जट की आंखों की तरफ है। नहीं सरकार, मैं साईं बाबा की आंखें हज़ारों आंखों में भी अलग पहचान सकता हूँ, वो पुरवसूख अंदाज में बोला। अगर आरिफ जट के चेहरे पर दाढ़ी निकल आए और वो अपने सर के बालों को बेतरतीब बढ़ाने के साथ ही मेले कुचेले लिबास में नंगे पांव किसी दरख्त के नीचे बैठ जाए तो वो हूबहू साईं बाबा ही नजर आएगा। और अगर साईं बाबा अपनी दाढ़ी मुंडाकर सर के बालों को महज़िब अंदाज में कटवाने के बाद नहा धोकर साफ सुथरा लिबास पहन लेता तो वो हूबहू आरिफ जट दिखाई देता। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, है ना? खादिम हुसैन बेसाख्ता इस बात में सर हिलाने लगा। आरिफ जट पर हाथ डालने के लिए मुझे एक छोटा सा ड्रामा रचाना पड़ा। कुलसुम ने मुझसे आधा सच बोला था, यानी आरिफ जट नामी शख्स मौजा चमनाबाद में एक हकीकी वजूद रखता था और वो वहाँ पर मवेशियों की खरीदो फरोख्त का काम भी करता था।
उसने बाकायदा एक बाड़ा बना रखा था जहाँ पर वो अपने मवेशियों को रखा करता था। आरिफ के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद पता चला कि वो मकतूल सिद्दीक का दोस्त नहीं था, बल्कि रिश्ते में वो कुलसुम का देवर लगता था, यानी कुलसुम के पहले शौहर आफ्ताब का छोटा भाई। मैंने आरिफ को छापने के लिए एक जामे मंसूबा बनाया और सादा लिबास में एक कांस्टेबल के साथ उसके बाड़े में पहुंच गया। हमने खुद को मवेशियों का खरीदार जाहिर किया और आरिफ से मुख्तलिफ जानवरों की कीमतें पूछने लगे। उसे हम पर ज़रा सा भी शक नहीं हुआ था कि हमारा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है। चंद मिनट तक खरीदारी का ढोंग रचाने के बाद मैंने आरिफ जट की आंखों में देखते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, साईं जी, आप अपने जानवरों के बहुत ज़्यादा दाम बता रहे हैं। लगता है हमारे बीच सौदा बनेगा नहीं। साईं जी के अल्फाज पर वो इस तरह उछला जैसे मैंने उसके हाथ में हाई वोल्टेज बिजली का नंगा तार थमा दिया हो। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज हूँ। बताओ, तुमने सिद्दीक को क्यों कत्ल किया था? मेरे इस सुलगते हुए सवाल का जवाब देने की बजाय उसने बाड़े के दरवाजे की सिमत दौड़ लगा दी। आरिफ जट की इस फरारी हरकत ने खादिम हुसैन के बयान पर तस्दीक की मोहर जब्त कर दी। वो वही ढोंगी था जिसने साईं बाबा बनकर चंद माह वारिस नगर के बाहर शीशम के दरख्त के नीचे धरना दिया था। मैं वहाँ चना पापड़ी बेचने नहीं आया था जो आरिफ को बआसानी फरार का मौका फराहम कर देता। उसने जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, मैंने उसकी टांगों में अपने पाँव का अड़ंगा लगा दिया, जिसके नतीजे में वो डगमगाया और मुंह के बल बाड़े के कच्चे और गीले फर्श पर गिरा और मारे तकलीफ के मुझे मुगल्लज़ात में तोलने लगा। मैंने इसे ज़मीन से उठने का मौका नहीं दिया और कांस्टेबल सुलेमान की मदद से फिलफौर इसे हथकड़ी पहना दी। उसकी हालत दीदनी थी। मुझे उसकी आंखों में खौफ के साए लहराते दिखाई दिए। वो मिन्नत रेज लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। क्या मुझे रिश्वत देने की कोशिश करने वाले हो क्या? नहीं जी, वो जल्दी से बोला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिद्दीक कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसका जिंदा रहना बहुत ही खतरनाक था। तो तुम अपनी ज़बान से एक बाले जुर्म कर रहे हो? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कड़े लहजे में पूछा। थानेदार साहब, मैंने जो किया वो बेहद ज़रूरी हो गया था। वो भीगी हुई आवाज़ में बोला। आप मेरी कहानी सुनेंगे तो मुझसे इत्तेफाक करने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं किसी भी शफ़ाक शख्स की दर्द भरी कहानी सुनकर उसे किसी बुरे से बुरे इंसान की जान लेने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, तुम्हें जो भी कहना है थाने जाकर कहना, यहाँ पर तुमसे कोई बात नहीं हो सकती। वो मेरी मिन्नत समाजत करता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और गिरफ्तार करके उसे थाने ले आया। आरिफ जट को दिलावर हुसैन के हवाले करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। वो अपनी ज़बान से सिद्दीक को कत्ल करने का इकरार कर चुका था। उसने इतना संगीन कदम क्यों उठाया, वो सब मैंने इसके एक वाली बयान में दर्ज कर लिया, जिसका खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, आरिफ जट कुलसुम का देवर था। उसने मुझे बताया कि सिद्दीक इंतहाई बदकिरदार और गलीज इंसान था। इतना मूजी और बेगैरत के ज़मीन को उसके नापाक वजूद से निजात दिलाना ज़रूरी हो गया था। उसने ज़मीन और मकान के लालच में कुलसुम से शादी की थी। आफ्ताब मरने से पहले 10 एकड़ ज़रई ज़मीन और एक कुशादा मकान कुलसुम के लिए छोड़ गया था। आरिफ कुलसुम की उससे शादी के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन कुलसुम चूँकि फैसला कर चुकी थी, लिहाजा आरिफ ने खुली मुखालफत भी नहीं की। अगर मामला ज़मीन और जायदाद की हविस तक महदूद रहता तो भी गवारा था, मगर सिद्दीक ने तो इंसानियत को ही मलियामेट कर दिया था। जब कुलसुम से इसकी शादी हुई तो फरजाना की उम्र महज 9 साल थी। फरजाना कुलसुम के पहले शौहर यानी आरिफ के बड़े भाई आफ्ताब की औलाद थी। सिद्दीक ने इब्तिदा में तो फरजाना को अपनी बेटी बना लिया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे फरजाना जवान होने लगी तो सिद्दीक की नीयत में गलाजत उतरने लगी। वो इसे अपनी बेटी की निगाह से नहीं बल्कि किसी और ही निगाह से देखने लगा। फरजाना पर जवानी भी खास मेहरबान थी। वो अपनी उम्र से 4-5 साल बड़ी दिखाई देती थी। कुलसुम को सिद्दीक के नापाक इरादों का अंदाज़ा हो चुका था, लेकिन वो अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी। बिलाखिर उसने फरजाना की शादी का फैसला कर लिया, लेकिन सिद्दीक की नीयत में चूंकि खोट थी, इसलिए वो फरजाना के लिए आने वाले हर रिश्ते में कीड़े निकालने लगा।
जब पानी सर से गुजरने लगा तो कुलसुम ने अपना दुखड़ा आरिफ को कह सुनाया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब आप खुद सोचें थानेदार साहब। अपने बयान के इख्तिताम पर आरिफ जट ने जज्बात से मामूल लहजे में कहा, क्या सिद्दीक जैसे शैतान सिफ्त इंसान को जीने का हक था? मैंने जो किया इसका मुझे मलाल नहीं। मैंने सिद्दीक को जहन्नम वासिल करके अपने मरहूम भाई आफताब की रूह को सुकून पहुंचा दिया है। सिद्दीक ऐसी ही बदतरीन और इबरत असर मौत के काबिल था। आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहें मैं इसके लिए तैयार हूँ। किसी बाज़मीर इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ इसकी इज्जत ही तो होती है। जब किसी की इज्जत दांव पर लग जाए तो फिर इस किस्म के हंगामी इक़दाम करना ही पड़ते हैं थानेदार साहब। आरिफ जट की जज्बाती तकरीर के जवाब में मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इसके बावजूद भी गुबारे खातिर के पेश नज़र किसी बाज़मीर इंसान को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कानून को अपने हाथ में ले। ये आपका और आपके कानून का फ़लसफ़ा होगा जनाब। वो गहरी संजीदगी से बोला, मुझे जो मुनासिब लगा वो मैंने किया। मुझे इस बात का इत्मीनान है कि बीवी की शक्ल में कुलसुम और बेटी की सूरत में फरजाना की इज्जत महफूज हो गई है। क्या तुम्हारा ये इत्मीनान जेल की संगलाख दीवारों के पीछे भी कायम दायम रहेगा? मैंने चुभते हुए लहजे में इस्तफसार किया। वो बेपरवाही से बोला, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। आखिरी सवाल, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे सिद्दीक से छुटकारा मंसूबे में कुलसुम भी शामिल थी? इसके ताबन के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं था। आरिफ जट के इस जवाब पर मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। जुर्म आखिर जुर्म ही होता है, चाहे इसे कितना भी खुलूस नीयत के साथ क्यों न किया जाए। आरिफ जट के खिलाफ चालान तैयार करने से पहले मैंने कुलसुम से तन्हाई में एक तवील मुलाकात की ताकि आरिफ के बयान की तस्दीक कर सकूं। कुलसुम ने रोते हुए मुझे जो कुछ बताया वो आरिफ के बयान से मुख्तलिफ नहीं था। मैंने काफ़ी गौर व होश के बाद आरिफ जट के खिलाफ पर्चा काट कर इसे हवाला अदालत कर दिया।